नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT जो न्यू सिलेबस है क्लास 8th का, उसकी जो मैथमेटिक्स की अपनी एक्सरसाइज चल रही हैं 11 तक हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज का अपना जो चैप्टर है वो है फैक्टराइजेशन, मतलब 12वां नंबर का चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 12.1 शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसमें प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड, मतलब गुणनखंड क्या होता है कि जब हम किसी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो क्या करेंगे, उसे गुणनफल के रूप में हम उसको लिखते हैं। तो वे जो संख्याएं अपने पास आएंगी वे गुणनखंड संख्याएं, बीजीय चर या फिर उनको बीजीय व्यंजक भी कहा जाता है। तो यहाँ 30 जो संख्या है इसके गुणनखंड 2 गुणा 15 भी होते हैं, 3 गुणा 10 भी होते हैं, 5 गुणा 6 भी होते हैं और 1 गुणा 30 भी होते हैं। तो इस प्रकार इसके, तो हम जानते हैं कि 30 को हम 1 गुणा 30 लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार 1 और 30 भी 30 के गुणनखंड हैं। और आप देखेंगे तो इसमें 2 15 भी गुणनखंड है, 3 10 भी गुणनखंड है, 5 6 भी गुणनखंड है। एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है कि एक जो है वो सभी संख्याओं से विभाजित होने के कारण वो सभी का गुणनखंड माना जाता है। परंतु जब भी हम किसी संख्या को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो हम एक को गुणनखंड के रूप में तब तक नहीं लिखेंगे जब तक विशेष रूप से ज़रूरी न हो। कि एक को गुणनखंड के रूप में लिख तो सकते हैं मगर इसे तभी लिखा जाएगा जब इसकी बहुत अधिक आवश्यकता हो, वरना हमें इस एक संख्या 1 के गुणनखंड का प्रयोग ना के बराबर करना है। तो यहाँ हमने 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, 5 गुणा 6 देखे हैं, तो इसमें 1 का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 5 के 15, 15 दूनी 30, तो 30 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर इसमें दूसरा बिंदु देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि ध्यान दीजिए कि एक पद है 5xy का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें 5xy 1 गुणा 5 तो 5 हो गया, x गुणा y आगे हो गया। वास्तव में एक जो है वो प्रत्येक पद का एक गुणनखंड होता है, ये हमने देख लिया। प्राकृत संख्याओं की स्थिति की तरह जब हम विशेष रूप से आवश्यक न हो हम एक को किसी भी पद का अलग से गुणनखंड नहीं लिखते हैं। फिर है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। यहाँ 5xy का 5 गुणा x गुणा y जो है ये बीजीय गुणनखंड हो गया। फिर हम आगे बात करें तो इसमें दिया गया 3x, फिर कोष्टक में x + 2, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कोष्टक से बाहर है वो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से गुणा हो जाएगा। तो 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x² होता है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, 3x को 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6x होता है। तो इसका सॉल्यूशन सरल रूप में हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ फिर ये इनके अलग अलग गुणनखंड दिए गए। जैसे 10 है, इसके 2 गुणा 5 हो गए, आगे x है तो x हो गया, और x + 2 है, और फिर y + 3 है तो y + 3 है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर हमें देखना है कि गुणनखंड होता क्या है। कि जब हम किसी व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंड, ये हमने देख लिया, लिखते हैं, और ये बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, ये हमने ऊपर देख लिया। तो अब हम देखें इसके विपरीत दिया है 2x + 4, 3x + 3y। तो ऐसे व्यंजकों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आगे हम देखने वाले हैं सार्वगुणनखंड निकालने की विधि कैसी होती है, कि हम सार्वगुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ 2x + 4 दिया गया है, इसका हमें सार्वगुणनखंड विधि से इसका हल निकालना है। तो 2x का तो हो गया 2 गुणा x, 4 का हो गया 2 गुणा 2। तो यहाँ हम देखें इन दोनों संख्याओं में 2 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 उभयनिष्ठ मतलब सार्व है, दोनों सार्व मतलब सभी जगह है।
मतलब यहाँ दो गुणनखंड आए हैं, दोनों में दो ही ऐसी संख्या है जो दोनों से हमें प्राप्त हो रही है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। फिर दूसरे में 2 गुणा x है, तो 2 कॉमन लिया, 2 का 2 में भाग दिया, 1 आया, 1 की इसमें ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम x प्लस 2 लिखेंगे। मतलब 2x, 2 को x से गुणा करो और 2 को 2 से गुणा करो, तो ये 4, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ गुणा करते हैं, 2 को x से किया 2x, 2 को 2 से किया 4, यहाँ 2 गुणा x प्लस 2 और 2 गुणा x प्लस 3, तो ये क्या है, ये इसके सार्वगुणनखंड हो जाते हैं। फिर हम आगे बात करें 5xy और 10x, इसके भी उसी प्रकार सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। फिर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला ही, इसमें 12a² b प्लस 15ab स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको आसानी से करने के लिए, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं तुरंत करने के लिए, मतलब टाइम बचाने के लिए, तो हमें ऐसा पहाड़ा देखना है जिसमें 12 भी आ जाएं और 15 भी आ जाएं। 2 के पहाड़े में सिर्फ 12 आते हैं, 15 नहीं आते हैं। 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 3 कॉमन हो गया। और फिर देखें a और b दोनों कॉमन है, तो 3ab कॉमन हो गया। अब पहले 3ab का इसमें भाग दो 12a² b में, तब हम क्या देखेंगे, 3 चौकू 12, 4 बार तो ये हो गया। फिर a² है, तो एक ए तो ये कट गया, एक अकेला a बचा है, और b भी इसमें कट गया क्योंकि b इसमें अकेला है, तो 4a हो गया। 4a यहाँ दे दिया ब्रैकेट में, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह हो गया। फिर आगे 3ab का 15ab² में भाग देना है, तो 3 पंजो 15, 5 a है, तो a से a कैंसिल हो गया। b यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, तो एक b और बच गया, तो 5b हो गया। तो ये इसका सरल रूप इस प्रकार हम तुरंत भी कर सकते हैं। और यहाँ इसे किस प्रकार लिखेंगे, 12a² b है, तो 12 के गुणनखंड करते हैं, तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 का 6 और 2 का 3 और फिर 3 का 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये आ गया। फिर a 2 बार है, तो 1 गुणा a, b 1 बार है, तो b 1। इसी प्रकार 15 के करेंगे, तो 2 से होते नहीं हैं, 15 के 3 से होंगे, 3 पंजो 15, और फिर 3 से भी नहीं होंगे, 5 से होंगे, तो 3 गुणा 5 हो गए। a अकेला है, तो a 1 हो जाएगा, b² है, 2 बार है, मतलब b गुणा b। फिर हम इसको इस प्रकार लिख कर इसको हल कर सकते हैं। अब हम आगे देखें, तो इसमें हम देखें, प्रयास कीजिए वाला। अब इसमें हमें ये भी देखना है कि 12x प्लस 36 है, तो इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो हम किस प्रकार निकालें इसके गुणनखंड, तो इसको पहले हम 12x जो है इसको करेंगे, तो 12 गुणा x लिखेंगे, और 36 है, तो इसको हम 12 गुणा 3 लिखेंगे, क्योंकि 12 दोनों में कॉमन आ चुकी है। अब हम 12 गुणा x और प्लस 12 गुणा 3, 12 गुणा 3, ये अपने पास 2 फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसमें कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, तो ऊपर वाले में सिर्फ x बचा है और नीचे वाले में 3 बचे हैं, तो 12x प्लस 3। तो इसको हल करेंगे, 12 को x से गुणा करो, 12x हो गया, 12 को 3 से गुणा करो, प्लस का चिन्ह बीच में लगा, तो 12 को 3 से गुणा करो, 36 हो गए। तो ये अपना आंसर आ गया, यही इसमें था। इस प्रकार आप ये दोनों भी हल कर सकते हो। फिर इसमें दिया गया है कि यहाँ हमें ध्यान दीजिए, यहाँ हमें 1 को गुणनखंड के रूप में दर्शाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ये इसको आगे हल करना है, तो इसको हम 1 गुणनखंड के रूप में दर्शाएंगे, वरना अपने पास ये 2 गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। ये 1 लिया है तभी अपने पास ये 2 गुणनखंड आए हैं। तो ज़रूरी का जहाँ अधिक ज़रूरी हो वहाँ हमें ये 1 से इनको गुणनखंड करना पड़ता है। फिर है पुनः समूहन, क्या होता है, तो मान लो कि ये व्यंजक दिया गया है, तब इसका गुणनखंड देखना सरल नहीं है। मतलब 2xy 3 2y 3x, तो हम इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो इसी व्यंजक को 2xy प्लस 2y
+3x+3 के रूप में पुनर्व्यवस्थित इसको करना है और फिर इसके हमें जोड़े बनाने हैं। तो यही क्या है, पुनः समूहन होता है, मतलब इसको व्यवस्थित रूप से करना, क्रमवाइज इसको सजाना। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए हुए पदों के सार्वगुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो सार्वगुणनखंड हमने अभी देखा था कि सार्वगुणनखंड हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। यहाँ हमें जो व्यंजक दिए गए हैं वो एक पद वाले दिए गए हैं, इनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग का कोई चिन्ह नहीं है। तो इनको हम सार्वगुणनखंड विधि से किस प्रकार हल करेंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये दोनों एक एक जो पद हैं इनके संख्यात्मक गुणनखंड जो हैं वो हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। एक तो 12x और एक 36। और फिर हम देखें तो 36 का सर्वोच्च सार्वगुणनखंड जो होगा, 36 जो है किससे डिवाइड हो जाता है, 12 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ हम देखें तो 12 गुणा x 12x हो गया, 36 का हो गया 12 गुणा 3, कॉमन क्या आ गया 12, और ये x का एक गुणनखंड हो गया। अगर वैसे करना होता तब तो ये इस प्रकार हो जाता, मगर ये अलग अलग पद हैं, एक साथ मिले हुए नहीं है, प्लस का चिन्ह इनमें नहीं है, तो इनमें जो कॉमन है वो हमें देखना है। तो यहाँ सर्वोच्च जो सार्वगुणनखंड है वो क्या है, 12 है, यही हमें बताना था। सेकेंड वाले में देखो 2y और 22xy, इनमें सार्वगुणनखंड हम देखें तो इसमें 2y जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जो दोनों में कॉमन हो वही क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा। तो यहाँ जो पद दिए गए हैं आगे वाले में 14pq और 28pq स्क्वायर, तो यहाँ 14 से 28 भी डिवाइड हो रहा है, 14 हो रहा है, तो यहाँ सार्वगुणनखंड 14 हो गया। p भी क्या है, दोनों में है, और q भी क्या है, दोनों में है, तो 14pq जो है ये इसका सार्वगुणनखंड हो गया है कि यहाँ भी दो पद हैं। इस प्रकार आप सभी में देख सकते हो 2x 3xy और 4। इसमें अगर बात करें तो इसमें इनका जो सर्वोच्च सार्वगुणनखंड होगा वो 1 होगा, क्योंकि 2 मानेंगे तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ 1 होगा सार्वगुणनखंड। और तीनों एक पद में सार्व यथार्थ प्रकट यहाँ नहीं हो रहा है, अतः यहाँ सार्वगुणनखंड 1 ही माना जाएगा, क्योंकि 1 से ये डिवाइड होते हैं। अगले में 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b, तो यहाँ भी देखें 6 से ये सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें एक पद तो 6 हो जाएगा। फिर a भी तीनों में कॉमन है तो a हो जाएगा, b भी क्या है, तीनों में कॉमन है तो b हो जाएगा, c इसमें अकेले में औरों में c नहीं है, तो 6ab इसका सार्वगुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 16x क्यूब -4x स्क्वायर और 32x, इसमें देखें तो इसमें 4 कॉमन है और x भी सभी में कॉमन है, तो 4x इसका सार्वगुणनखंड हो गया। उसी प्रकार 10pq 12qr और 30rp, तो इसमें देखें तो इसमें भी क्या है, 10 कॉमन है, और इसमें p इसमें है, p इसमें नहीं है, और आगे वाले में भी p है, तो p q r ये अलग अलग है, तो इसमें 10 जो है वही इसका सार्वगुणनखंड होगा। अगले का 3x स्क्वायर y क्यूब 10x क्यूब 2y स्क्वायर 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, तो यहाँ भी हम देखें तो इनका जो सार्वगुणनखंड है वो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, या तो 1 होगा, 1 ज़रूरी हो तो ही लेना है, मगर इसमें हम देखें x भी कॉमन है तीनों में, तो x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सभी में स्क्वायर है, किसी में क्यूब है, y भी यहाँ क्यूब और स्क्वायर में है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर ये कॉमन हो गया, तो ये सार्वगुणनखंड है। अगर ये कॉमन नहीं होता तब ये एक इसका गुणनखंड हो जाता। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड हमें करने हैं। तो यहाँ इनके गुणनखंड हम देखने वाले हैं। पहले का गुणनखंड है 7x - 42, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर 7x है तो इसको हम लिखेंगे 7 गुणा x, फिर 42 है
42 के भी टुकड़े करो, एक टुकड़ा 7 आना चाहिए, तो 7 गुणा 6। फिर 6 के भी आप 2 टुकड़े कर सकते हो, 6 की जगह लिखना चाहो तो 3 गुणा 2 लिख सकते हो। अब हम देखें दोनों पदों में सार्वगुणनखंड रूप किसका है, 7 का है। 7 दोनों में कॉमन है, तो 7x माइनस 42 बराबर 7 गुणा x और फिर माइनस, फिर आगे 7 गुणा 3 गुणा 2, ये दूसरे में आ जाएगा। फिर इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन हम देखें तो दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 को बाहर निकाल दो, तो इसमें तो x अकेला बचा है, फिर माइनस का चिन्ह, और इसमें 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 कर दो। फिर इसको हम देखें तो ये 7 और x माइनस 6 भी इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ आप इसको छोटा रूप ना करके ऐसे भी लिख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा 7 और x माइनस 6 ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आगे के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन 5 नंबर का करके देखते हैं। ये तो चारों ही एक जैसे हैं। 5 वाले में है 20L² प्लस 30ALM, तो ये अपने पास दे रखा है। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, फिर हम लिखेंगे 20L²M, इसके टुकड़े करेंगे, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, या 5 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के 2 टुकड़े यहाँ कर दिए 2 गुणा 2। फिर आगे L 2 है, तो L गुणा L स्क्वायर है, फिर गुणा M। दूसरा है 30ALM, तो 30 के टुकड़े करेंगे, तो इसको हम 3 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, और फिर गुणा A गुणा L गुणा M, ये हमने लिख दिया। अब हम इनको दोनों पदों में हम देखें कि कॉमन क्या है, तो 2 भी दोनों में कॉमन है और 5 भी दोनों में कॉमन है, तो 2 और 5 और L भी क्या है, दोनों में कॉमन है, और M भी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ 2 गुणा 5 दोनों में है, तो हम इसको 10 भी लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 5 को 10 लिख दिया, और L कॉमन है, M कॉमन है। फिर क्या बचा, इसमें 2 बचा है, 2 और फिर गुणा आगे एक और L बचा है L, फिर बीच में निशान किसका, प्लस का है, और फिर आगे हम देखें आगे वाले में 3 कॉमन है, और क्या बचा, इसमें A बचा है, A इसी में 3 गुणा A, तो ये अपने पास आ चुका है। इसको हम लिखेंगे 10LM और 2L प्लस 3A, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम बात करें, अब चलेंगे हम 3 संख्या वाले में। 6 वाले का भी ऐसा ही हो जाएगा। 7th वाले में चलते हैं। 10A² माइनस 15B² प्लस 20C², ये अपने पास आया है। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड 10 के हो जाएंगे 2 गुणा 5 और फिर गुणा A गुणा A, ये अपने पास हो गया। 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5, आगे गुणा B² है तो B 2 बार आ गया। 20 के हो जाएंगे 4 गुणा 5, आगे है गुणा C। अब हम देखें इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 5 है। कॉमन तीनों संख्याओं में 5 है, तो 5 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। 5 ब्रैकेट के बाहर आ गया। फिर इसमें क्या बचा है, इसमें 2 बचा है, और A गुणा A मतलब 2A² इसमें बच गया। फिर आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है 15 से पहले। इसमें 3 बचा है, और B गुणा B मतलब 3B², ये बच गया। आगे चिन्ह किसका है, आगे है प्लस का। 20 वाले में क्या बचा है, 4 बचा है, और C गुणा C मतलब 4C², तो ये इसका आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार ये गुणनखंड जो हैं ये बहुत ही सरल हैं, आप इनको आसानी से समझकर कर सकते हो। फिर हम देखें 8th वाला भी ऐसे ही होगा। 9th वाले की बात करें, 9th वाले में देखें x² YZ प्लस
एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो इसको भी हम किस प्रकार लिखेंगे, पहले एक्स गुणा वाई गुणा जेड, इसका हो गया। इसका लिखेंगे एक्स गुणा वाई गुणा स्क्वायर रहने दो, वाई को 2 बार कर दो गुणा जेड। तीसरे वाले को लिखेंगे एक्स गुणा वाई गुणा जेड गुणा जेड। अब देखें एक्स भी कॉमन है तीनों में, वाई भी कॉमन है तीनों में, और तीनों में जेड भी कॉमन है। तो एक्स वाई जेड ये तो कॉमन हो गया। अब इसमें क्या बचा, इसमें अकेला वाई बचा है। फिर आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है। दूसरे वाले में क्या है, वाई है। दूसरे वाले में क्या है, पहले वाले में सही में ये अक्स बचा, एक एक अक्स कटे हैं, एक एक जेड कटे हैं, एक एक वाई कटे हैं। तो पहले वाले में अक्स शेष रहा है, वाई तो कट गया था। दूसरे वाले में वाई शेष रहा है, और तीसरे वाले में देखें जेड शेष रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर सार्वगुणनखंड विधि से अपने पास ये आ चुका है। अब हम देखें सेकेंड का अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। इसमें भी आप इसी प्रकार पहले इनके अलग अलग करो। ए गुणा एक्स स्क्वायर है गुणा वाई, ये तो पहले का हो गया। दूसरे का करो बी गुणा एक्स गुणा वाई। थर्ड वाले का करो सी गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ये अपने पास आ चुके हैं। अब तीनों पदों में सार्वगुणनखंड विधि से इनके रूप देखो। तो कॉमन क्या है तीनों में, देखें तो एक्स तीनों में कॉमन है, और वाई भी क्या है तीनों में कॉमन है। तो एक्स वाई हो गए। फिर ये देखें पहले वाले में ए और एक्स शेष हैं, तो ए एक्स हो गया, प्लस दूसरे वाले में बी वाई शेष हैं, तो बी वाई हो गया, प्लस तीसरे वाले में सी जेड हैं, तो सी जेड हो गया। तो ये इसका सार्वगुणनखंड हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक गुणनखंड तो ये हो गया, फिर है प्लस का चिन्ह, और दूसरा गुणनखंड हो गया 8x प्लस 8y, ये 2 गुणनखंड हमने कर लिए। अब पहले इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो एक्स दोनों में कॉमन है। एक्स का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो एक्स 1 बचेगा, और आगे एक्स का एक्स वाई में भाग देंगे तो एक्स कैंसिल हो गया, वाई बचेगा। इसी प्रकार आगे वाले में कॉमन 8 है, और ये एक्स शेष बच गया, 8 से 8 कट गए, यहाँ भी 8 से 8 कट गए, वाई शेष रह गया। अब हम देखें एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो हम एक बार इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 8 हो जाएगा, एक्स प्लस 8, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार हम देखें सेकंड वाले में हो जाएगा, यहाँ भी इसके 2 गुणनखंड कर लो और फिर इनको डिवाइड कर लो। इसी प्रकार थर्ड वाले का हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई दिया गया है। तो पहले इसके 2 गुणनखंड बनाओ, ए एक्स प्लस बी एक्स और फिर माइनस ए वाई प्लस बी वाई। अब पदों का समूहन करेंगे तो इसमें ए एक्स बी एक्स और यहाँ ए वाई बी वाई दिया गया है। तो इसमें पदों का समूहन करें तो यहाँ ए बी एक पद हो गया और एक्स वाला दूसरा पद हो गया। तो यहाँ ए प्लस बी एक पद हो गया दोनों में। फिर आगे हम बात करें तो इसमें एक्स के 2 पद हैं तो एक्स अलग आ गया, और फिर माइनस यहाँ भी ए बी का एक पद बन रहा है तो ए प्लस बी हो गया, और इसमें क्या शेष रह गया, इसमें वाई शेष रह गया। अब हम आगे करें इसको, ए बी एक पद हो गया दोनों में, ए प्लस बी वाला, और एक्स माइनस वाई दूसरा पद इसमें हो गया। आगे हम बात करें फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाला भी क्या है, पहले इसको क्रम से पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा। 15 PQ है, फिर 9, फिर पहले 15 PQ है, फिर 9Q करना पड़ेगा, फिर 25P,
फिर 15p। इस प्रकार दो पद बन जाएंगे 15pq प्लस 9q। एक पद तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा 25p प्लस 15, दूसरा पद ये हो जाएगा। फिर कॉमन लेके इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 3q कॉमन हो जाएगा, 3 पंजा 15, 5p शेष रह जाएगा और प्लस आगे 3 तिये 9। और इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 15 में, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 से इनको डिवाइड करेंगे 5, ये आगे क्या है 25 है तो 25p प्लस 5 तिये 15। फिर आगे हम देखें तो इसमें 5p प्लस 3 तो एक हो गया 5p प्लस 3 और दूसरा हो गया 3p प्लस 3q और प्लस 5, दूसरा ये हो गया, ये माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ये इसके दो गुणनखंड हो गए। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। इसको भी पहले हमें क्या करना है, इसको भी पुनर्व्यवस्थित करना है। तो पुनर्व्यवस्थित इसको करेंगे तो z माइनस 7 माइनस xyz और प्लस 7xy, ये बन गया। अब दो गुणनखंड करेंगे इसके, एक इसमें कॉमन हो गया तो z माइनस 7 हो गया क्योंकि इसमें एक वाला लेना है। फिर xy कॉमन हो गया तो इसमें x माइनस, ये z माइनस 7 हो गया। कॉमन दोनों में क्या हो गया z माइनस 7, एक ये तो कॉमन हो गया है जोड़ा, और दूसरे में एक माइनस xy कॉमन हो गया। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।